जीने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ के रीति रिवाज और पारंपरिक तौर पर जिन गीतों का गायन किया जाता है वो मूलतः बघेली के लोक गीत हैं। लेकिन हम सब बघेली के सैद्धांतिक ज्ञान को लेकर के बहुत कम जानते हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम सुनते तो हैं, दैनिक जीवन में उपयोग तो करते हैं, लेकिन उनके सैद्धांतिक स्तर को बहुत कम जानते हैं। इन तमाम विषयों पर मैं बात करने के लिए उपस्थित हूँ डॉक्टर विकल जी के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं द सार्थक टॉक। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं बघेली और उसके इतिहास पर बात करूं इससे पहले मैं अपने दर्शकों से आपको रूबरू कराने के लिए और आपको दर्शकों से रूबरू कराने के लिए कुछ आपके बारे में बात करना चाहूँगा। मैंने आपकी किताब में दिया हुआ आपका परिचय पढ़ा। आपने पहले कृषि स्नातक की पढ़ाई की, फिर हिंदी से एमए किया और फिर हिंदी से शोध कार्य भी किया। वैसे ही आप बीएसएनएल में अकाउंटेंट ऑफिसर के पद में रहे और फिर उसके बाद आपने साहित्यिक सेवा प्रारंभ की और साहित्यिक रुझान आपका इस स्तर तक गया कि आप एक प्रखर आलोचक और अंततोगत्वा एक इतिहासकार के रूप में निखर के सामने आए। मैं जानना चाहता हूं कि ये दो धाराएं एक साथ कैसे? मेरा जहां तक अभी तक मानना है और अनुभव है, यह दैवीय कुछ वरदान होता है। कोई चाह कर भी कितना भी अध्ययन कर ले, विद्वान हो ले, डिग्रियां ले ले, लेकिन वह कविता नहीं लिख पाता। इसलिए कि कविता लिखने के लिए आपको याद होगा, पहले यह हृदय विदीर्ण हुआ, फिर कोई कल्पना व्यास हुई, जिसने रत्ना का विरह सहा, वह कविता तुलसीदास हुई। तो हृदय विदीर्ण होना अर्थात संवेदना का जागृत होना बहुत जरूरी है। और यह अलग अलग व्यक्तियों की संवेदना अलग अलग होती है। जिसमें यह ज्यादा होती है वह कविता के क्षेत्र में आ सकता है और अपना काम कर सकता है। मुझे ध्यान है कि सन 74 या 75 की बात है, जब मैं सीधी में पढ़ रहा था। यहाँ महिला भवन हुआ करता था उस समय। तो महिला भवन के प्रांगण में गणेशोत्सव के अवसर पर एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हर साल हुआ करता था। मैंने जब वहाँ कुंवर बेचैन को सुना, अन्य कवियों के साथ साथ जब मैंने कुंवर बेचैन को सुना, और उनका वह शेर मुझे आज भी याद है, कितना मुश्किल है दिल पे दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। सही बात, आज भी नहीं मैं भूल पाया। और संभवतः वही वो पंक्तियां थी जिन्होंने मेरे अंदर की संवेदना को जागृत किया, और मैं बचपना जिसको कहते हैं, उस बचपने के तहत कुछ न कुछ तुकबंदियां करने लगा था। संभवतः मैं उस समय 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था। और इस तरह से एग्रीकल्चर कॉलेज रीवा में गया। वहाँ विधिवत पहला गीत मैंने लिखा था जो अभी भी मेरे पास सुरक्षित है। इसके पहले की लिखी कुछ गजलें जिनको अब मैं गजल कह रहा हूँ, उस समय तो जानता ही नहीं था कि क्या है। तो वो अभी भी मेरे पास मौजूद है, वह गीत भी मौजूद है। और उसी कॉलेज के दौरान, पढ़ाई के दौरान, मेरी गजलों को मेरे सम्मानीय प्रोफेसर एपी तिवारी जी ने एनुअल फंक्शन में गाया भी। यह मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान था। और उन्होंने ही निर्देशित किया कि जो कुछ ऐसा लिखते हो, पहले तो मैं लिखता था, फेंक देता था। उन्होंने कहा जो लिखते हो उसको सुरक्षित रखो और डायरी में या नोटबुक में रखो। ये करते करते एग्रीकल्चर कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई, ग्रेजुएशन हुआ और संयोगवश नौकरी में आ गया। तत्कालीन भारतीय डाकतार विभाग था। नौकरी में आने के बाद चलता रहा ये सिलसिला, लेकिन मन की एक तड़प बाकी रह गई कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाया, स्नातकोत्तर नहीं कर पाया। लेखन का यह जो स्वभाव था वह आगे निखरता गया, या कहें कि बढ़ता गया। और यह बढ़ते बढ़ते जब मैं सीधी पहुंचा तो हमारे यहाँ जो मित्र थे डॉक्टर रामलला शर्मा हमारे पड़ोस में रहते थे। तो उन्होंने ही सुझाव दिया कि जब आप कविताएं लिखते हो तो आप हिंदी में एमए कर डालो।
उसी प्रेरणा से मैंने हिंदी में एमए कर लिया। संयोग से उस समय डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी यहाँ गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल थी, उनसे संपर्क हुआ और उन्होंने प्रेरित किया कि एमए तो कर लिया, अब पीएचडी भी कर डालो। मैंने पीएचडी भी कर ली। और सबसे बड़ी बात जो अभी आपने कहा कि ये विरोधाभास है, विरोधाभास मेरे कर्म क्षेत्र का एक स्वभाव था, लेकिन मेरे जो संवेदना का क्षेत्र था, वह संवेदना का क्षेत्र जैसे जैसे मैं अध्ययन करता गया हिंदी साहित्य का, वैसे वह संवेदनाएं और पुष्ट होती गईं और उन पुष्ट होती संवेदनाओं ने मुझे इस मार्ग पर और आगे बढ़ाया। जैसा कि आपने अभी कहा कि मैंने अध्ययन किया हिंदी का, हिंदी से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और उन्होंने आपकी संवेदनाओं को शीर्ष तक पहुंचाया और जिससे आपके अंदर साहित्य की भावना प्रस्फुटित हुई। यहीं से सवाल एक और खड़ा होता है कि आप का लेखन संसार जो है, जितना किताब मेरे पास उपस्थित थी, मैंने जो पढ़ा उसमें मैंने पाया कि आप बघेली के साथ साथ हिंदी में निरंतर लिखते रहे हैं। आपने हिंदी में भी साथ साथ कलम चलाई है और आप इतने सालों के अनुभव में, आप जब 16 साल के थे, 15 साल के थे, तब से आपने सृजन प्रारंभ किया और आज आप जब इस लंबे अनुभव के साथ स्वयं को देखते हैं और बघेली और हिंदी के साथ जो पारंपरिक लेखन है जब उसको देखते हैं, तो आप इन दोनों के बीच क्या बुनियादी अंतर पाते हैं? बुनियादी अंतर ये होता है, भावनाएं तो उस समय भी जागृत होती थी और उन भावनाओं को, चूंकि एक प्लस पॉइंट मेरे साथ और था, वह भी कुदरती था, और वो ये कि संगीत के प्रति मेरे अंदर आकर्षण था। तो जो भी बात आती थी उसको मैं गा लेता था, और गा कैसे लेता था, खुद बनाई लाइन और गा लिया, कभी उसको लिख भी लिया। जी जी। मुझे ध्यान है, मैं जब 11वीं कक्षा में पढ़ता था, आपने अभी बघेली और हिंदी का जो जिक्र किया, समानांतर चलते रहे हैं। मैं बघेली का वो गीत का मुखड़ा मुझे ध्यान आ रहा है, गांव में था और आंगन में था, अचानक एक विचार आया और मैं गा उठा, हो लाग साझ अब तू राम का पुकार ले। तो यह तो बघेली था। बिल्कुल। शाम का समय था, अगने में खड़ा था, वह लाइन अपने आप निकल गई। और जो हिंदी का कहा आपने, मैंने जिस गीत का जिक्र किया, तो वह हृदय विदीर्ण होने वाली बात ही थी। मैं कॉलेज से निकलकर, क्लास से निकलकर जब वहां कैंटीन में बैठा मित्रों के साथ चाय पी रहा था, और एक अनाथ बच्चा जिसकी माँ गुजर चुकी थी, उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी सौतेली माँ उसको भोजन तक नहीं देती थी, जब वो आके मेरे सामने रो पड़ा, तो जब तक मैंने उस गीत को पूरा नहीं कर लिया, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। और वह गीत था, मेरी भी अपनी माँ होती। मैंने विचार किया कि उस बच्चे के मन में कैसे आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से हिंदी और बघेली समानांतर चलते रहे। जी। अलग अलग बोलियां हैं। अब हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं धीरे से, कि अलग अलग बोलियां हैं, निमाड़ी है, बुंदेली है और तमाम बोलियां हैं, आप उनसे अनभिज्ञ नहीं। हमारी बघेली जो है इन बोलियों के बीच कहाँ खड़ी है, और बघेली के साथ कौन कौन से नवाचार की आवश्यकता है जो वर्तमान में चल रहे हैं, उनसे इतर भी। नवाचार की बात करने के पहले नवाचार की आवश्यकता तो होगी, लेकिन नवाचार की आवश्यकता से पहले इस बात की आवश्यकता है कि हम स्वीकार करें कि हमारी बोली बघेली है। अभी आप कई विद्वानों के मुंह से सुनते होंगे, अनेक वाद विवाद होते हैं, लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कोई कहता है नहीं हम इसको रिवही कहेंगे, कोई कहता है हम बघेली कहेंगे, कोई रिवाई कहता है। थोड़ा सा अगर अध्ययन किया जाए, 1921 की जनगणना के आधार पर 1927 में प्रकाशित सर जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में पहली बार उन्होंने बघेल खंड के भौगोलिक क्षेत्र की बोली को बघेली नाम दिया। जी, पहली बार 1927 में स्पष्ट रूप से बघेली शब्द नाम दिया उन्होंने, ग्रियर्सन ने।
अब सवाल यह उठता है कि आप अगर बघेली को, एक पूरे भौगोलिक क्षेत्र की बात हो रही है, जी जी। तो यदि हम उसको रिवाई कहते हैं, हाँ रिवही कहते हैं, जी जी। तो हम उसके दायरे को कम कर रहे हैं, जी संकीर्ण कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हमें जरूरत तो पहली इस बात की है कि हम अपनी बोली के दायरे को और व्यापक बनाएं और उसकी व्यापकता को स्वीकार करें। कहीं जो ये बघेली को बार बार रिमही कहा जाता है, बार बार रिमही कहने का प्रयास भी करते हैं, क्या इसका कारण ये है कि वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि बघेली का जो केंद्र है वो रीवा है? कुछ लोगों का ऐसा मानना है, अभी भी कुछ लोग इस बात पर विवाद करते हैं अच्छा। कि जो रीवा है केवल वही केंद्रीय अवधि बघेली है, रीवा की बघेलियों के अलावा, रीवा की बघेली के अलावा जी जी। और कोई बघेली नहीं है। लेकिन उन्हें, मुझे ये कहने में संकोच नहीं है और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह बघेली के भौगोलिक क्षेत्र को नहीं जानते। सही बात। यथार्थ में अगर देखा जाए, और आपका तो एक लंबा अध्ययन रहा बघेली के इतिहास को लेखन में, और बघेली के बारे में जब मैं आपकी पुस्तक का प्रारूप देख रहा था तब मैंने उसमें पाया कि उसमें बोली विज्ञान तक का चित्रण किया गया है। जी। अर्थात मैं यहाँ से सवाल करना चाहता हूँ कि बोली बघेली का जो है वो केंद्र क्या है? बघेली बोली का केंद्र, जिसको हम रिवही या रिवाई भी कुछ लोग कहने के पक्ष में रहते हैं, जी जी। वह वास्तव में एक रीवा में केंद्रित होकर नहीं रह जाता। मैंने केंद्रीय बघेली का जब अध्ययन किया और अपने सर्वेक्षण में मैंने इस बात को उठाया भी है, जी जी। रीवा से आप जब उत्तर दिशा की ओर जाएंगे तो कटरा तक, मनगवा पार करने के बाद कटरा के समीप तक आपको जो बघेली मिलेगी वह बघेली का एक मानक स्वरूप होगा। वाह। फिर इसके बाद आप जब पूरब की ओर आएंगे तो पूरब की ओर आपको सीधी आने तक, दक्षिण में घूम जाए तो आपको मझौली तक बघेली का शुद्ध रूप मिलेगा, जिसको मानक रूप कह सकते हैं। जी बिल्कुल। हर बोली का, हर भाषा का एक संक्रमित रूप होता है। हर भाषा, हर बोली अपने पड़ोस की बोली से, भाषा से संक्रमित होती है। बघेली भी हुई है और इसी कारण मैंने अपने शोध ग्रंथ में, जो हमारी पुस्तक अभी तैयार हुई जिसका आपने जिक्र किया, मैंने उसमें बघेली के 10 रूपों का उल्लेख किया है, जो यमुना के दक्षिण से शुरू होकर, हमीरपुर, फतेहपुर से शुरू होकर और मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा यहां तक जाती है, उधर बिलासपुर के समीप तक इसको स्पर्श करती है। तो निश्चित रूप से ऐसे में तो बघेली के 10 रूप मैंने निर्धारित किए। बघेली का कोई ऐसा कवि, जब आप इतिहास लेखन में अपना शोध कर रहे थे और आप जगह जगह में जाकर के उन किताबों का आपने शोध किया, उन लेखकों और उन कवियों को आप ढूंढ के लाए जो प्राय होते जा रहे थे, जी, लगभग जिनके बारे में कोई जानता नहीं था, हम सब लोगों ने भी तब जाना कि बघेली में कविताएं संभव है जब हम कम से कम 10-12 साल के हुए। अर्थात मैं जानना चाहूंगा कि आपके शोध के दौरान बघेली का ऐसा कोई कवि या साहित्यकार जो आपकी शोध से पहले गुमनाम रहा हो, और उसे जब आपने पाया तब आपके शोध और इतिहास लेखन की पूरी दिशा ही बदल गई। इसमें सबसे पहला तो मैं उल्लेख करना चाहूंगा बघेली के पहले कवि की। बघेली के पहले कवि की खोज मैं उसमें आऊंगा। हाँ, जो मैंने करनी चाहिए, तो वहां धर्मदास, आप जब उसकी बात करेंगे तब मैं उसकी बात करूंगा। अभी मैं उस नाम की चर्चा करना चाहूंगा। बांधवगढ़ के संत कवि, जो कबीर के शिष्य भी थे, प्रधान शिष्य थे, धर्मदास जी। धर्मदास को लोगों ने बिल्कुल नकार रखा था और यह आधार कड़ी मुझे मिली है मेरी खोज के दौरान कि धर्मदास शुरुआती दौर के उन कवियों में से हैं जिनको छोड़कर हम बघेली साहित्य के उद्भव की बात नहीं कर सकते। इसके बाद आधुनिक काल में आएंगे तो आधुनिक काल में भी अनेक कवियों को नजरअंदाज किया गया,
लोग जानते थे, लेकिन उनका उल्लेख करना उचित नहीं समझा। उदाहरण के तौर पर माधवगढ़ के मोहनलाल वर्मा मुकुट, अच्छा। उनको लोगों ने, कई लोग जानते थे उनके बारे में, लेकिन जब बघेली के लेखन की बात आती थी उनको नजरअंदाज कर दिया जाता था। सोनौरी, ये आपके चाक घाट के पूर्व साइड में है, जी जी वहां के मार्तन, भैरवदीन मिश्र मार्तन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जी उन्होंने बहुत सारी बघेली की कविताएं लिखी, स्फुट कविताएं लिखी। इसके अलावा उन्होंने खंड काव्य लिखे हैं, जी जी। लेकिन उनको भी आज की चकाचौंध में विस्मृत कर दिया गया। जब मुझे इन जैसे लोगों को खोजने में सफलता मिली तो निश्चित रूप से मेरे कार्य की दिशा में एक नई गति आई है। जी बिल्कुल। अब जब आपने बघेली के प्रादुर्भाव की ओर पूरे वार्ता को मोड़ दिया है, तब मैं यहीं से एक सवाल करता हूँ कि आपने बघेली साहित्य के इतिहास में बघेली का पहला कवि कबीर को माना। क्या ये वही कबीर है जो कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ? क्या ये वही कबीर हैं जिनके पुत्र का नाम कमाल था? क्या ये वही कबीर हैं जिनके माँ का नाम नीरू था? मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि जब ये बात मैंने अपने अन्य लोगों से कही, जो स्कॉलर्स हैं, जो हिंदी के बड़े विद्वान हैं, जो साहित्य और परंपरा के बड़े विद्वान हैं, जब मैंने उनसे कहा कि बघेली का पहला कवि कबीर, तो वो भौचक्के रह गए। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है? प्रकाश डालें आप, बघेली के पहले कबीर और कैसे? जिन कबीर का नीरू के पुत्र या कमाल के पिता जी या जो पंक्ति अभी कही उसके रचयिता, जी जी, ये वही कबीर हैं जिनको मैंने लिया है, जिनका जन्म काशी में हुआ, जिनको कुछ लोग जुलाहा मानते हैं और मृत्यु मगहर में हुई। ये वही कबीर हैं। जी। इनके बारे में मेरा जो अभी तक अध्ययन हुआ है, बनारस में रहते हुए कबीर को बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ा। यहाँ एक बात और कहनी जरूरी है कि कबीर घुमक्कड़ी प्रकृति के संत थे। वह एक जगह स्थिर होकर नहीं, निश्चित रूप से बनारस उनका मूल स्थान था, लेकिन वह घूमते थे अन्य अनेक जगहों पर घूमते हुए। जैसे मथुरा वृंदावन से लौटते हुए धर्मदास से उनकी मुलाकात हुई, तो अगर ये कह दिया जाए कि नहीं वो घूमते नहीं थे, तो फिर धर्मदास से मुलाकात नहीं होती। दूसरी बात, जब बनारस में उनका विरोध शुरू हुआ और उसके पहले उन्होंने धर्मदास को, धनी धर्मदास इस नाम से उनका जिक्र हुआ है साहित्य के इतिहास में, तो धनी धर्मदास को जब उन्होंने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, तो उसके लिए शिष्य बनाने के लिए वो बांधव बढ़ाए। और इस बात के प्रमाण मिलते हैं, इतिहासकार असद खान ने भी इसका उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है कि तत्कालीन महाराजा, बघेल महाराजा राजा वीर सिंह ने स्वयं आगे बढ़कर संत कबीर की अगुवानी की थी। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जब कबीर की अगुवानी करने के लिए वीर सिंह वहां पहुंचे, धनी धर्मदास ने परिचय कराया कि ये हमारे बांधवगढ़ के नरेश हैं, तो कबीर ने वहां पर वीर सिंह को साहब सलाम कहा था। आपको यह बात खास तौर से ध्यान रखनी पड़ेगी कि उसके बाद ही अपने अंचल में साहब सलाम की परंपरा चली है। मेरे पास ये सवाल था आगे, लेकिन आपने पहले ही उसको तो कबीर ने जी जो साहब सलाम कहा, बाद में उसके कुछ और शिष्य थे साथ में, तो कबीर के शिष्यों ने यह भी पूछा कि आपने एक महाराजा को सलाम किया? तो बोले नहीं, साहब तो हमारा वो है, हम जिसकी बंदगी करते हैं और हमें हर व्यक्ति में हमारा साहब दिखाई देता है। सही बात। तब से वह साहब सलाम की परंपरा कमोवेश आज भी हमारे अंचल में मौजूद है। जी बिल्कुल। आप लगभग 40 से 45 वर्ष से लगातार लेखन कर रहे हैं, हिंदी में, बघेली में, कवि सम्मेलनों में जा रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब से इंटरनेट और आधुनिकीकरण हुआ और पिछले 20-30 सालों से मंचों की दुनिया में बड़ा उछाल आया, मंच बहुत तेजी से बढ़े और अब तो हर गांव में मंच एक खड़ा हो गया है। इसके आ जाने से
कविता को कितना फायदा हुआ, कविता पर कितना सकारात्मक असर पड़ा और विशेष तौर पर साहित्य पर कितना सकारात्मक असर पड़ा? कवि सम्मेलन से आपने बात की शुरुआत की है, जी। मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा। एक समय था जब हमारा हिंदी काव्य विकास की ओर था, विकासोन्मुख था। विकास और प्रचार प्रसार के इतने साधन नहीं हुआ करते थे, माध्यम नहीं होते थे। तो कवि सम्मेलनों के माध्यम से आम जन को लाभ देने के लिए कवि सम्मेलन आयोजित किए जाते थे और कवियों के द्वारा उच्च कोटि की कविताओं का पाठ मंच पर से किया जाता था। जी बिल्कुल। फिर इसके आगे इंटरनेट तो बाद में आया। जी बिल्कुल। इसके बाद कवियों की लोकप्रियता बढ़ी, कहना ना होगा कि कवियों की संख्या भी बढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कवियों की संख्या बढ़ी तो कुछ ने स्वभावतः जो कविता थी उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलन का सहारा लिया। जी बिल्कुल। तो कुछ ने मंच से लाभ लेने के लिए कवि सम्मेलन का सहारा लिया। उसका जो 20 साल का भी आपने जिक्र किया, 20 साल का वह समय है जब कवि सम्मेलन और कविता को पूरी तरह से धनोपार्जन का माध्यम बना लिया गया। पूरा व्यापार पूरी तरह से जब यह व्यापारीकृत हो गया, अच्छा, तब इसके बाद निश्चित रूप से कविता का उत्थान नहीं होना था, पतन ही होना था। और उसका स्वरूप आज भी, मैं कभी कभी इस बात पर चिंतन करता हूँ, चिंता भी करता हूँ। 2-4 लोगों से मैंने बात भी की। एक समय था कवि सम्मेलन हुआ करते थे, विराट कवि सम्मेलन होते थे, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे। फिर इसके बाद उसका स्वरूप बदला और स्वरूप बदलते बदलते यहां तक आ गया कि अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन होने लगे। आश्चर्य होता है कि हास्य रस के अलावा अन्य विधाएं, अन्य रस क्या कविता से समाप्त करने का मन है? तो अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन होने लगे। कुछ जगह तो आपने देखा होगा ठहाका सम्मेलन हो रहे हैं। क्या क्या आपका इशारा सीधा इस ओर है कि मंचों से बौद्धिकता खत्म करके मनोरंजन का विस्तार किया जा रहा है? देखिए, मनोरंजन को प्रमुख बनाया गया और मनोरंजन को प्रमुख बनाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कविता को, या कहें कविता को तो नहीं कहेंगे, कविता के नाम पर, जी, कवि सम्मेलन के मंच से कविता के नाम पर इतना भौड़ापन प्रदर्शित किया जाने लगा कि अब जो बौद्धिक वर्ग है, वास्तविक बौद्धिक वर्ग, जी बिल्कुल, वह कवि सम्मेलनों से दूर रहने लगा है। अब कवि सम्मेलन से उसका मोह भंग हो चुका है। खासतौर से अब इस ठहाका सम्मेलन के बाद आती है बारी ये इंटरनेट के जमाने की। जी बिल्कुल। जब इंटरनेट का जमाना आया तो रातों रात लोग कवि बनने लगे। जी जी। रातों रात कवि बनना लोकप्रियता के लिए कि हाँ हमको भी लाइक और कमेंट मिले, हम भी कवियों के रूप में जाने जाएं, कुछ भी परोसा जाने लगा। और एक दूसरे को सराहने के लिए तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाऊं, ये वाला सिद्धांत अपना लिया। जी जी। और अब तो पता ही नहीं चलता है कि कविता कहाँ है और कवि कहाँ है और साहित्य कहाँ है। मैं वापस से आपके इतिहास, बघेली के इतिहास, बघेली और कवि सम्मेलन की परंपरा पर आता हूँ और वहीं से एक सवाल और खड़ा होता है। आपने अपने इतिहास में कहा कि कुछ लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए बघेली सेवा के नाम पर बघेली के गौरवपूर्ण परंपरा को क्षति पहुंचा रहे हैं और बघेली के स्वरूप से छेड़छाड़ कर रहे हैं। और जो उनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो उनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका कहना है कि जनता ही सुनना चाहती है। सवाल यहाँ से उठता है कि जनता यही सुनना चाहती है या जनता को सिर्फ यही सुनाया जा रहा है? आप इस पूरे मामले में पब्लिक डिमांड की बात पर अपनी आप क्या दृष्टि रखते हैं? देखिए, यहाँ मैं पहले ये स्पष्ट करना चाहूंगा, कुछ देर पहले आपने मेरे मंचों पर होने की बात कही। निश्चित रूप से मैं काफी समय मंच पर रहा। जी बिल्कुल। और जब मंच का यह विकृत स्वरूप मेरे सामने आया तब मैंने मंच छोड़ दिया। अखिल भारतीय मंचों से मैंने हाथ जोड़ लिया कि मुझे नहीं आना है ऐसे मंच पर। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। जो कहते हैं कि पब्लिक यही सुनना चाहती है, मेरा मानना है कि वह झूठ बोलते हैं।
मंच छोड़ने के बाद भी कई बार कुछ मित्रों के, कुछ स्नेही जनों के आग्रह पर अभी भी साल में 1-2 बार छोटे बड़े कैसे भी मंच पर मेरा जाना होता है। मैंने भी सुना है आपको, और बड़े चाव से लोग सुनते हैं। आपने भी सुना है, और किसी मंच पर आपने मुझे चुटकुला सुनाते नहीं देखा, और बड़े चाव से सुना जाता है आपको। और जो भी मंच पर मैं पढ़ता हूँ वह ईमानदारी से केवल और केवल कविता पढ़ता हूँ, गीत पढ़ता हूँ, गजल पढ़ता हूँ, कभी चुटकुले की बात नहीं करता, और ना टाइम पास के लिए इधर उधर की बातें करता। तो ये जो कहते हैं कि पब्लिक यही सुनना चाहती है, दरअसल ऐसा नहीं है। पब्लिक को यह सुनने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अर्थात आपका कहने का मतलब कि पब्लिक के आधार पर, पब्लिक के नाम पर पूरे समाज में एक पूर्वाग्रह थोपा जा रहा है। पूरे समाज में केवल पूर्वाग्रह नहीं थोपा जा रहा है। अब अगर ईमानदारी से बात की जाए तो यह समाज के बौद्धिकता के साथ छल किया जा रहा है। तो क्या इसके पीछे कोई गुटबाजी है? यह कोई गुटबाजी नहीं है, यह हमारी क्षीण होती हुई मानसिकता है, जो स्वार्थ में इतनी लिप्त हो चुकी है कि हमें जल्दी से जल्दी लोकप्रिय होना है, हमें जल्दी से जल्दी बड़ा कवि बनना है, हमें जल्दी से जल्दी मंच पर से धन अर्जन करना है। तो केवल यह लालच है। तो क्या इसे आप कविता और लोकप्रियता के बीच खेला जा रहा षड्यंत्र बताना चाहते हैं? निश्चित रूप से इसको षड्यंत्र कह सकते हैं। षड्यंत्र है? हाँ, निश्चित रूप से इसको षड्यंत्र कहा जा सकता है। इसलिए षड्यंत्र इसलिए भी कहेंगे कि इस बीच में ऐसे किसी मंच पर आप किसी वास्तविक कवि को ले जाकर, वास्तविक कवि से मेरा मतलब ये नहीं कि वो कवि नहीं है जो पढ़ रहे हैं, वो भी कवि है। मेरा मतलब उन कवियों से है जो केवल कविता पढ़ना चाहते हैं। ऐसे कवियों को उन मंचों पर ले ही नहीं जाया जाएगा, सिर्फ यह सोचकर कि अगर ये कविता पढ़ने लगा तो ये हमारे चुटकुले का क्या होगा। आप एक तरफ गुटबाजी से इनकार करते हैं और दूसरी ओर गुटबाजी की ओर सटीक इशारा करते हैं। देखिए, मैं जिस भौतिक गुटबाजी की बात आप कर रहे हैं, जी जी, मैं उस गुटबाजी से इनकार करता हूं। लेकिन साहित्य के प्रति जहां बात कहने की होगी तो वहां दो टूक कहना जरूरी भी है, जिससे कल को यह न रहे कि सामने वाला ये कहे कि आपने तो जलेबी बना के बात कर दी और समझ में नहीं आया कि ये गोल गोल क्या घुमा दिया। इसलिए जो कहना है मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि कविता को स्थापित करने के लिए यह जरूरी है कि हमारी मानसिकता से हम अपने आप को बाहर ले आए और थोड़ी उदारता दिखाएं, पब्लिक को बौद्धिक स्तर पर भी कुछ दें। जी बिल्कुल। और आपने बघेली का बृहद इतिहास लिखा। मेरी जानकारी में शायद वैसा काम पहली बार ग्रियर्सन ने हिंदी के लिए किया था जैसा काम आपने बघेली के लिए किया, और इससे ये अधिक जिम्मेदार सामने निकल के आप सामने आते हैं कि आपने बघेली को लेकर एक संवेदनशील सोच रखी। मैं समझना चाहता हूं कि बघेली के प्रचार को लेकर के, बघेली के विस्तार को लेकर के, बघेली की बात को लेकर के लेखन, साहित्य लेखन, पठन पाठन के इतर भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें काम किए जा रहे हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, नाटक हो गए, नुक्कड़ हो गए, और तमाम अलग अलग विधाएं जो बघेली के विस्तार के नाम पर, बघेली के प्रचार के नाम पर सक्रिय रूप से चल रही है। आप बघेली के इतिहासकार होने के नाते, आप बघेली बोली के मर्मज्ञ होने के नाते उसे किस तरह, कितनी श्रेणियों में देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि श्रेणी विभाजन करना उचित नहीं होगा। केवल उनके स्वभाव पर चर्चा करनी चाहिए, और स्वभाव पर चर्चा करने के लिए हम ये कहेंगे बघेली के प्रचार प्रसार, विस्तार और इसके उन्नयन के लिए कई एक प्लेटफॉर्म है। उसमें लोकगीत गायन का भी प्लेटफॉर्म है, सुगम संगीत का भी प्लेटफॉर्म होता है जो दुर्भाग्य से अभी तक अपने बघेली अंचल में पनप नहीं पाया है। नाटक का भी एक प्लेटफॉर्म है, नाटक का सहारा भी हम ले सकते हैं बघेली के विस्तार और उसके उन्नयन के लिए। इसके अलावा ये जो यूट्यूब या फेसबुक या अन्य इस तरह के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इनके माध्यम से भी हम बघेली का कुछ कर सकते हैं कल्याण। शर्त यह है कि हम बघेली को एक सम्मानित बोली का दर्जा
लिए रहने दें। लेकिन थोड़ा सा यहाँ इशारा करूंगा, वहां क्षोभ होता है जब बिल्कुल बिल्कुल मैं जब समझ लोग बघेली के नाम पर फूहड़पन परोसने लगते हैं। सही बात दुख इसलिए होता है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत कर रहे हैं बघेली को, वह प्लेटफॉर्म केवल आप सीमा रेखा बनाकर सीमित तो नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हमारी बघेली का वह स्वरूप जाएगा फूहड़ वाला, तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे कि बघेली यही है। जबकि बघेली में संवेदनशीलता, साहित्य और उत्कृष्ट कोटि के साहित्य सृजन की अनंतानंत संभावनाएं, लेकिन वही जो हमने पहले कहा, सस्ती लोकप्रियता, लोगों को हंसाना, गुदगुदाना या खिलखिलाना। और खिलखिलाने का सिलसिला आप भी जानते हो कि हंसने का एक समय होता है। किसी को आप गुदगुदाएंगे, चुटकुला सुनाएंगे तो वो एक सीमा तक हंसेगा, इसके बाद वो खींचने लगेगा और फिर रोना शुरू कर देगा। तो मुझे लगता है कि यह सस्ती लोकप्रियता का माध्यम हम कहीं ना कहीं रुलाने की ओर तो नहीं लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा आपसे आखिरी या फिर कहें द्वितीयक आखिरी सवाल है कि आपने बघेली के इतिहास में काम किया, बघेली में आप गजलें लिखते हैं, बघेली या कविताएं लिखते हैं, ये तो सर्वविदित है। हम जानना चाहते हैं आपने बघेली की और कौन कौन सी विधाओं पर या कौन कौन सी साहित्यिक विधाओं पर आपने बघेली में लेखन का कार्य किया। बघेली में गीत, गजल, मुक्त छंद, काव्य की इन विधाओं के अलावा मैंने बहुत सारे छंद, सवैया, घनाक्षरी, दोहा, मुक्तक, इनकी रचना तो की। ये तो काव्य की विधाएं हो गई। गद्य की विधाओं की ओर खास तौर से इशारा करना आवश्यक है, और वो ये है कि मैंने बघेली में कहानी लेखन को अपने स्तर पर जो मुझसे हो सकता था मैंने गति देने की कोशिश की। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि लघु कथा लेखन बघेली में शून्य था। अच्छा। और जब मैंने अध्ययन करते हुए लघु कथाओं का स्कोप देखा, लघु कथाओं का क्षेत्र देखा, अन्य बोलियों में, अन्य भाषाओं में और खासतौर से हिंदी में, तब मैंने यह विचार किया कि बघेली में भी लघु कथा लेखन होना चाहिए। और उसके लिए आपके सामने मेरा लघु कथा संग्रह आ चुका है। वो पहला लघु कथा संग्रह है बघेली का, मरना भला विदेश का। 2021 में ही उसका प्रकाशन हुआ है। बघेली में पहली बार मैंने दुस्साहस किया है। गजलें तो बहुत लिखी गई हैं, निश्चित रूप से इसके पहले कई लोगों ने लिखे हैं गजलें, कई कवियों ने लिखी हैं। बघेली में मैंने गजलों के लेखन के लिए जो मेरा गजल संग्रह है उसमें मैंने यह दुस्साहस किया है कि हर एक गजल के साथ में मैंने उसके अरकान का जिक्र किया है, और यह एक बड़ा जोखिम का काम है। अरकान का जिक्र करना अर्थात बहर का जिक्र करना। और कुछ लोगों से मैंने ये सुना था चूंकि कि बघेली में वो सारी चीजें नहीं हो सकती, इसलिए भी मैंने यह जोखिम उठाया कि बघेली में भी यह हो सकता है। दर्शकों को बता दूं कि आपकी बघेली गजलें अति महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि हर शेर में, दोनों मिसरों में कोई ना कोई बघेली का मुहावरा या कहावत आती है। आखिरी सवाल मैं करूंगा आपसे, बघेली में आगे या फिर बघेली में वर्तमान में क्या नई आवश्यकताएं हैं, और आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो आगे आने वाले लोग हैं जो बघेली पढ़ना, सुनना, लिखना या बघेली में काम करना चाहते हैं, उनके लिए आप वर्तमान में किस तरह का अवसर देखते हैं? बघेली में काम करने वालों के लिए मैं अवसर की बात करूं या संदेश की बात करूं, जी बिल्कुल, या अपने मेरे मन की बात करूं, जी बिल्कुल, कविताई बहुत हो चुकी और कोई भी बोली या कोई भी भाषा गद्य के बिना खड़ी नहीं हो पाती है। तो सबसे पहली आवश्यकता है बघेली को आगे बढ़ाने के लिए, जो बघेली के हित चिंतक हैं उनको आगे आकर गद्य रचना में सहभागिता दर्ज करानी होगी। अनेक विधाएं हैं। अभी गद्य विशेषांक जो हमने संपादित किया उसमें आपने देखा है कहानी है, लोक कथा है, निबंध है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है, व्यंग्य है, अनेक जितनी विधाएं मुझे मिलती गई हैं मैंने उनको सबको उस पत्रिका के अंक में समाहित किया है। इसके अलावा भी अभी अनेक विधाएं बाकी हैं। मैं बघेली के उन तमाम हित चिंतकों से, बघेली के तमाम लेखकों का
आह्वान करता हूं और उनसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो आगे आए और बघेली को साहित्यिक स्वरूप देने के लिए उसके गद्य साहित्य में अभिवृद्धि करने में अपना हाथ बटाएं। यही मेरा संदेश है, यही मेरा निवेदन है और यही मेरी कामना भी है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार। आपने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला और आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया।